हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल पे सी सेक्शन की एक बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है जिसको आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं पूरे सी सेक्शन की प्रोसीजर में क्या क्या होता है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना कर लाऊँ। तो उसी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आखिर सी सेक्शन की डिलीवरी में प्रोसीजर कैसे होता है। मैं आपको शुरुआत से पूरे प्रोसीजर बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। एज अ मदर आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि सी सेक्शन कभी भी हो सकता है। अगर आपको 100% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी लग रहे हैं, किसी ने आपको गारंटी भी दी है, तो भी हो सकता है कि आपकी डिलीवरी लास्ट मोमेंट पे जाके सी सेक्शन हो। उसे कहते हैं इमरजेंसी सी सेक्शन। और दूसरा जो होता है इलेक्टिव सी सेक्शन, जिसमें आप खुद से चूज़ करते हैं, यानी कि आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का जो लेबर प्रोसीजर है उसमें जाना ही नहीं है और आपको डायरेक्टली जो अपने स्टमक है वहाँ पे एक इंसिजन करा के अपने बेबी को डिलीवर कर देना है। अभी भी लेबर की जो पेनफुल प्रोसेस उससे नहीं जाना है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, बट लास्ट में जाकर की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे आपको सी सेक्शन डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाता है। और जब आपका 36 वीक चल रहा होता है उसके आसपास डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं, यानी जब भी आपके 3rd ट्राइमेस्टर का लास्ट फेज चल रहा होता है उसके आसपास डॉक्टर आपको बुलाते हैं चेक करने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर बेबी की पोजीशन ब्रीच है तो सजेस्ट करेंगे कि आप सी सेक्शन ऑप्ट करें, और अगर बेबी की पोजीशन नॉर्मल है तो वो आपको वेट करने के लिए बोलेंगे जब तक आपका नॉर्मल लेबर ना स्टार्ट हो जाए। अगर नॉर्मल लेबर 39th वीक तक स्टार्ट नहीं होता है तो डॉक्टर आपको ऑपरेट करने का सजेशन देते हैं और उसके साथ में कई टेस्ट कराते हैं, जैसे कि ब्लड के कई टेस्ट होते हैं, तो उनको टेस्ट कराया जाता है। अगर उस सब में सब कुछ नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर आपके बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड भी नॉर्मल है तो भी आपको वेट करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे आपके बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है कि शायद हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसमें आपकी कंसेंट मांगी जाती है। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री, जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो सारी डिटेल्स लिए जाती हैं ताकि एट द मोमेंट डिसीजन लेने हो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके पास रहती हैं। लास्ट मोमेंट पर डिसीजन लेने में काफ़ी ईजी होता है और फिर से ये सब चीज़ें चेक नहीं करानी पड़ती, तो ये सब चीज़ें पहले से ही करा ली जाती हैं। इसके साथ वो एपिड्यूरल के बारे में डिटेल्स आपसे शेयर की जाती हैं और वहाँ भी आपकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कारगर रहती है। ये सारे टेस्ट वगैरह करा के अगर नॉर्मल डिलीवरी का वेट रहता है तो आपको घर भेज दिया जाता है, और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सी सेक्शन का आपने ऑप्ट किया है, तो डॉक्टर आपको राइट टाइम दे देते हैं और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि जिस दिन आपका सी सेक्शन है उसके एक दिन पहले आप जो है रात में आ जाइए, खाना वाना अच्छे से खा के आइए, अपना डिनर प्रॉपर करके आइए, क्योंकि वहाँ आने के बाद आपको अगर ऑपरेशन प्लान्ड है तो कुछ भी खाने को अलाउ नहीं किया जाता है, ना ही कोई स्नैक्स, ना ही कोई फूड, इवन पानी या लिक्विड कोई भी जूस वगैरह भी अलाउ नहीं किया जाता है आपको। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप जो डिनर है वो अच्छे से करके आइए और प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाता है। अब रात में आपको पानी पीने को भी मना कर दिया जाता है और जूसेस वगैरह भी बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है ड्रिप लगा दी जाती है आपके हाथ में। जो इंसर्ट करना है वो आपके हाथों से ही इंसर्ट किया जाएगा। इसी टाइम पे आपको एनीमा देते हैं। एनीमा देने से आपका जो पेट है वो पूरा क्लियर हो जाता है, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब बेबी को डिलीवर किया जा रहा है उस समय आपका पेट साफ़ हो, वरना प्रॉब्लम हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे। फिर वापस स्टार्ट होता है, आपको बेड पे वापस रेस्ट करने को दिया जाता है और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। अगर मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेबर स्टार्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर पॉसिबल है तो आपका इमरजेंसी सी सेक्शन होता है। एक दूसरा भी केस होता है जहाँ पे आपकी ड्यू डेट आने वाली है या आ चुकी है, या कोई ऐसी मेडिकल रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन को प्लान करने के लिए कहा जाता है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं बट कोई एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिलीवरी नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में डॉक्टर्स ट्राई करते हैं आपके लेबर्स को इंड्यूस कराएं और उसके लिए वो आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। तो रात में वो जब आपको कुछ मेडिसिन देते हैं उनका असर स्टार्ट होता है या नहीं, नेक्स्ट डे तक आपको मॉनिटर करते हैं। इसी बीच में आपके बॉडी पे और भी कुछ मॉनिटर्स लगा दिए जाते हैं, जिनमें से एक होता है बेबी की हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। तो बेबी की बॉडी में क्या जा रहा है, बेबी स्ट्रेस में तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के लिए एक बेबी मॉनिटर आपके टमी से अटैच कर दिया जाता है। तो उससे ये पता चलता रहता है कि आपके बेबी की जो हार्ट बीट्स हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं, और अगर बेबी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता
जाता है तो डॉक्टर्स तुरंत ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया बेबी और म्यूकोनियम पास कर देता है, पॉटी कर देता है और फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड को वो पी लेता है तो बच्चे के लिए वो काफ़ी जानलेवा होता है। इसीलिए ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर्स इस पर कंटिन्यूअस वॉच रखते हैं। अगर आपको लेबर सुबह तक आ जाते हैं तो फिर ठीक है, डॉक्टर उसको कंटिन्यू करते हैं और नेचुरली लेबर को आने देना चाहते हैं। अगर नहीं, मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बाद भी वो लेबर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली बेबी डिलीवर कर पाए, तो लास्ट में डॉक्टर एक और चीज़ ट्राई करते हैं जिसको ARM कहते हैं, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो उसमें एक हुक वाले ग्लव्स होते हैं, उनके थ्रू जो आपकी फाइनल मेम्ब्रेन होती है उसको कट किया जाता है ताकि बेबी जो है वो डिलीवर हो सके। जनरली इससे आपकी जो बेबी की डिलीवरी नॉर्मली हो जाती है, बट अगर इससे भी पॉसिबल नहीं है तब लास्ट केस में आपका C सेक्शन ट्राई किया जाता है। तो जो बोलते हैं कई लोग कि आजकल रेट्स बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर्स अपनी लालच की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं होता है। डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो डिलीवरी भी नॉर्मल हो, बट फिर भी अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है, लास्ट में जो ऑप्शन है वो C सेक्शन का ही है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के पीछे परेशान रहें और 20-22 घंटे आप कंटिन्यूस लेबर में रह रहे हैं तो एक तो आपकी बॉडी बहुत थक जाती है, दूसरा आपके जो बेबी है उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर्स अगर आपको सजेस्ट करते हैं कि अब ये राइट टाइम है जब बेबी को आपको डिलीवर कर देना चाहिए थ्रू C सेक्शन, तो भी आपको कर देना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद डॉक्टर्स भी ये नहीं चाहेंगे कि लेबर इंड्यूस होने के बाद भी वो आपको नॉर्मल डिलीवरी करके ना दें, क्योंकि डॉक्टर्स पे भी एक प्रेशर रहता है कि वो जितने ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कर सके उतनी उनकी करियर प्रोफाइल भी अच्छी बनती है। साथ ही साथ हर डॉक्टर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि उनके अंडर में कितनी C सेक्शन डिलीवरीज हो रही हैं और हर एक डिलीवरी का जो रीज़न होता है वो प्रॉपर उन्हें बताना होता है। और साथ ही साथ डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को या पेशेंट के एसोसिएट्स को ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप फ्री हैं, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, क्या क्या रीज़न्स हैं और क्या ट्राई आप कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर से अगर आप ये बोलते हैं कि हम अभी भी ट्राई करना चाहते हैं कि और नॉर्मल के लिए वेट करें, डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कर लें, बट ये रिस्क इन्वॉल्व है, तो अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं तब तक आपका ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो जब आपकी लेबर इंड्यूस की जाती है उस टाइम पे क्या होता है कि आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे तो आपको कोई पेन नहीं होता है, जो पेन होता है वो सिर्फ लेबर का ही पेन होता है। बट जब आपकी रिडक्शन ऑफ लेबर फेल होती है तो उसके बाद नेक्स्ट जो ARM जो होती है, यानी ARM में आपकी जो मेम्ब्रेन कट की जाती है, वो एक पेनफुल प्रोसीजर रहता है और उसमें काफ़ी सारा ब्लड भी बाहर आता है, तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसीजर का ही एक पार्ट है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जैसे फिर उसके बाद भी ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है नॉर्मल डिलीवरी और टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, बेबी अगर स्ट्रेस में है या ऐसी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि अब राइट टाइम है और बेबी को डिलीवर कर देना चाहिए। इसी बीच में आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ऑपरेशन आज शाम को, दोपहर में या रात में प्लान्ड है, तो उसको सुबह तक लगभग आपको एक कैथेटर यूरिनरी ट्रैक पे अटैच कर दिया जाता है। ब्लू के लिए आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता रहता है, एक बैग अटैच रहता है उसमें, तो आपको बार बार वॉशरूम नहीं जाना है। आपको पानी पीने के लिए भी मना कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होता रहता है। और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ़दायक लगती हैं जब आप मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती है, सुपरविजन के अंडर हो रही है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से पता है कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स आपके कंसेंट वगैरह सब आपके जो भी पार्टनर रहेंगे उनसे ले लेते हैं और उसके बाद आपका जो ऑपरेशन होता है वो स्टार्ट करने की तैयारी की जाती है। तो सबसे पहले वो आपको एक एनेस्थीसिस से बुलाते हैं। जो एनेस्थीसिस होते हैं वो आपके एक डॉक्टर होते हैं जो आपको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया आपको स्पाइनल कॉर्ड पे दिया जाता है, तो स्पेशल इंजेक्शन रहता है, उसके थ्रू आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। जो वहाँ पे अवेलेबल डॉक्टर होते हैं वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। आप सीधा बैठिए, आप हिलिए मत, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और साथ ही साथ आपको हल्का सा एक झटका सा लगेगा, घबराइए मत और हिलिएगा मत, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद आपके जो लोअर बॉडी है वो नम हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आप लेट जाइए और बोला जाता है कि आप अपने हाथों पैरों को हिलाने की कोशिश करिए। तो हाथों को तो आप आराम से हिला सकते हैं, पैरों को हिलाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का यही काम है कि वो आपके जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको पूरा का पूरा नम्ब कर देता है और उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ये इसलिए किया जाता है कि ऑपरेशन के टाइम पे दर्द की वजह से हाथ पैर ना हिला दें और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है, इसीलिए आपको जो है वो नम करके
ऑपरेट किया जाता है। तो लोअर बॉडी पार्ट में आपका कोई भी मोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है और इसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो आपका ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं। वो पूरा क्लीन करते हैं आपके एब्डोमिनल एरिया को, उसका एक कट लगाया जाता है। तो जब बेबी बाहर निकाला जाता है उसका प्रेशर सा आपको फील होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी फील नहीं होता है। और बेबी रोता है, उसकी आवाज़ आपको कानों में आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं और फिर उसके बाद आपको बेबी दिखाई भी देता है। और ट्रस्ट मी दैट इज़ अ वंडरफुल मोमेंट। आप जो इतने पेन में इतने टाइम से हैं, उसके पहले आपने 9 महीने जो पेन झेला है वो सारा कुछ कहीं भी स्टैंड नहीं करता जब आप अपने बेबी को देखते हैं। और फिर आपको जनरली देखा जाता है कि अगर आपकी कंडीशन सही है, बेबी स्टेबल है, तो बेबी आपको दे दिया जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए। बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है, डिपेंड अपॉन कि बेबी की सिचुएशन क्या है, मदर की सिचुएशन क्या है। बेबी को बॉडी से बाहर आने में सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। इसके बाद जो टाइम लगता है ऑपरेशन हुआ है उसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि स्किन के लेवल जो होते हैं वो कट लगते हैं और वहाँ से बेबी आता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लगभग 45 मिनट्स का टाइम आपको लग जाता है। जो बेबी होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए दे दिया जाता है, और नहीं तो फिर वो बेबी को क्लीन करके नए कपड़े पहना के, अगर वो स्टेबल है, नियोनेटल रूम में रखते हैं प्रॉपर। और फिर आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको वापस बेबी दिया जाता है, आपको बेबी को फीड कराने के लिए बोला जाता है। तो आपको उस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड आने में, इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। शुरुआत में आपको जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ही कम मतलब लिक्विड आ रहा होता है, जनरली येलोइश कलर का होता है, तो वो आपको बेबी को फीड कराना है। जितना भी आ रहा है उतना फीड कराना है, क्योंकि वो बेबी के लिए एक किसी भी तरीके की घुट्टी से भी ज़्यादा बेहतर है। वो बेबी को बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी देता है। तो जो स्टार्टिंग का जो मिल्क है, आपको जितना भी आ रहा है आपको बेबी को ज़रूर देना चाहिए। उसके अलावा अगर बेबी को फिर भी भूख लग रही होती है तो जो नर्सेज होती हैं वो बेबी को फार्मूला फीड कराती हैं, अगर आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा होता है। और बेबी को फिर आपको हैंड ओवर किया जाता है, बट तुरंत नहीं किया जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए मॉनिटर या ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। आपको फ्री नहीं किया जाता है। 1 से 1.5 घंटे तक आपकी जो हार्ट बीट और बीपी है, ये सब चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं कि जो हमारी मदर है वो स्टेबल है या नहीं। और उसके बाद फिर ये डिलीवरी की प्रोसीजर ओवर हो जाती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, आपको और आपके जो पार्टनर हैं उनको वापस आपके जो रूम है वहाँ भेज दिया जाता है अपने बेबी के साथ। तो बस इसके बाद मदर होती है वो अभी तो बेड पे है, कुछ आवर्स के बाद आपका जो कैथेटर है जो आपके यूरिनरी ट्रैक पे लगा हुआ है वो निकाल दिया जाता है और फिर आपको एक यूरिन पास करने को बोला जाता है। अगर वो यूरिन नॉर्मली पास हो जाती है, मतलब 1 घंटे के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये यूरिन पास होना बहुत ज़रूरी है। जनरली इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर अभी कॉन्स्टिपेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप जब घर जाते हो उसके बाद अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉर्मल ऑपरेशन के बाद। जनरली आपको नेक्स्ट डे में ही डॉक्टर खड़ा होने के लिए अलाउ कर देते हैं। खाना खाने को आपको तुरंत अलाउ नहीं किया जाता है, लगभग 12 घंटे का ऑब्जर्वेशन आपको रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं 6 से 7 घंटे के बाद, जिसमें आपको पानी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा सिप करके पीने के लिए सिर्फ। उसके बाद फिर आपको कुछ लिक्विड डाइट जैसे कि लेमन जूस और कोई कोकोनट वाटर दिया जाएगा। और फिर ऐसे करते करते कुछ फ्यू आवर्स के बाद आपको लिक्विड डाइट में खिचड़ी वगैरह देना भी शुरू कर देते हैं। लगभग 1 दिन तक आपको इस तरीके का फूड दिया जाता है। उसके बाद आपको नॉर्मल फूड के लिए भी बोल दिया जाता है कि 1 दिन के बाद आप आराम से नॉर्मल फूड भी खा सकते हैं। डिलीवरी के बाद आपको जस्ट 1 दिन बाद ही डॉक्टर्स सजेस्ट कर देते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सपोर्ट करके, आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आसपास वॉक करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि वो आपको ट्राई करना है। डॉक्टर्स आपको चलने, उठने और बैठने का तरीका बताते हैं और ये बोलते हैं कि जितना कम से कम आप किसी और का सपोर्ट लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फास्टर रिकवरी के लिए अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। मैंने अपने पर्सनल केस में भी देखा है। और इसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही अंदर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर आपको अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आराम से नॉर्मल रूटीन के लिए भी कहते हैं, साथ ही साथ पोस्ट डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसमें वो आपकी बैंडेज की केयर के बारे में बताते हैं, दोबारा आपको कब विज़िट करना है वो बताते हैं, और जनरली ये भी सलाह देते हैं कि 6 महीने तक आपको अपने इंसिजन्स का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि रिकवरी में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। और अगर आपको सी सेक्शन की रिकवरी को फास्ट करने का तरीका जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो अवेलेबल है, जिसको हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर ये जानना है कि आप अपने आप को सी सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अवेलेबल है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारे वीडियोज़ के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप ज़रूर चेकआउट करें।
तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सी सेक्शन से रिलेटेड सारे ही क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे। मेरे चैनल पे पूरी सीरीज़ है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा भी कोई टॉपिक रह जाता है अगर सी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसके बारे में सारे आंसर्स आपके लिए अवेलेबल करा सकूँ। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसके लिए जल्द से जल्द एक वीडियो बनाकर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरे चैनल पे अवेलेबल पेरेंटिंग, बेबी केयर, प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें आप ज़रूर देखें और अपनी पेरेंटिंग और मदरहुड की जर्नी को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही हेल्दी बनाएं। मैं होप करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी सी सेक्शन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपको एक मेंटल मेकअप करने में हेल्प हुई होगी और साथ ही साथ आप जो डर रहे होंगे वो डर भी निकलने में थोड़ी बहुत हेल्प रही होगी। और जितना ईजी मैंने आपको ये बताया है इतना ही स्मूथ ये एक्चुअली होता भी है। अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो यही प्रोसीजर है, इतना ही सिंपल, इतना ही इजी। हाँ, लोगों ने इसका बहुत हवा बना रखा है ऑलरेडी, बहुत डर लगता है लोगों को सी सेक्शन यानी ऑपरेशन के बारे में सुनते ही, लेकिन इतना भी ज़्यादा डरावना नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों में ही हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इस जगह गलत है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी कई बार आपको स्टिचेस दिए जाते हैं, आपकी जो वजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पे, और सोचिए वो कितना पेनफुल हो सकता है। तो ऐसा भी चांसेस होते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वजाइनल डिलीवरी में आप बिल्कुल भी पेन फ्री हैं और आपको रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वजाइनल डिलीवरी ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो दोनों के ही अपने प्रोज़ हैं, दोनों के ही अपने कॉन्स हैं। मैं यहाँ पे किसी को भी अच्छा और किसी को भी बुरा नहीं बता रही हूँ। मेरा ये जो एम था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि पूरा प्रोसीजर कैसे होता है शुरू से लेकर एंड तक, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे डॉक्टर्स इसको कंडक्ट कराते हैं और पेशेंट्स को क्या क्या दिमाग में पहले से समझ के अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो आई होप मेरी ये जो सी सेक्शन की सीरीज़ है ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी। मेरी साइड से जितने भी वीडियोस मैं सोच रही थी वो सारे ओवर हो गए हैं। तो आप मेरे इस चैनल पे अवेलेबल सी सेक्शन की पूरी सीरीज़ को देखिए और भी मदर्स या टू बी मदर्स जो प्रेग्नेंट है उनके साथ शेयर करिए और सी सेक्शन की अवेयरनेस बढ़ाने में, उसको ईजी बनाने में हमारी और हेल्प करिए, ताकि बाकी लोग जो हैं जिनको अगर किसी भी वजह से ऑपरेशन होता है तो उसमें एक मेंटल मेकअप करने में हेल्प हो और साथ ही साथ रिकवरी करने में भी हेल्प हो। तो मैं होप करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा और इसके साथ ही बाकी भी जितने वीडियोज़ हैं आप उन्हें देखिए, आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मेरा चैनल आपको फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अपने बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आप अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं आपको विश करती हूँ हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हेल्दी एंड हैप्पी मदरहुड। बाय बाय, टेक केयर।